राष्ट्रीय उलमा कौंसिल के नौजवान लीडर और पूर्व विधानसभा प्रत्याशी जो निजामबाद से थे वो भी हैं, दीदारगंज से, और जिनको आपने नेशनल टीवी के अंदर बाकायदा देखा होगा कि ये देश के नौजवानों के बेरोजगारी के, जुल्म के, हर चीज़ के मुद्दों को लेकर हमेशा लड़ते रहते हैं एंकरों से। तो आइए हम सबसे पहले उनसे बात करते हैं। हुज़ैफा साहब, आज आपका ये जो दौरा था लालगंज क्षेत्र में, किस चीज़ को लेकर? ईद का मौका है, अपने लोगों से मुलाकात करने की। अच्छा हुज़ैफा साहब, एक चीज़ ये देखने को मिली कि कोरोना काल के अंदर बिजली की समस्या नहीं आई। ऑल इंडिया इतनी बड़ी कंपनी है, लेकिन देश के जो मुद्दे हैं उन मुद्दों को छोड़कर जिस तरीके से मुद्दों से भटकाया जा रहा है लोगों को, कभी कोयले की समस्या, कभी अजान की समस्या, कभी लाउडस्पीकर की समस्या, तो इसके ऊपर आप क्या कहेंगे? आप जानते हैं बहुत अच्छे से, वो बुनियादी मुद्दों से भटकाने के लिए इस तरह की चीज़ें की जाती हैं। इस पर कोई बात ही नहीं कर रहा है। प्रदेश में बिजली कटौती है, पेट्रोल 106 है, डीजल 98-99 पे है। तो मुद्दों की बात मत कीजिए। गोबर से कोहिनूर के हीरे निकालिए, नाली से गैस पैदा कीजिए, और इस तरह की जो तमाम चीज़ें हैं उसके ऊपर बात कीजिए। आप चैनल भी चलेगा आपने जैसे एक बात कहा, गोबर से कोहिनूर हीरा निकालिए, तो मुझे अच्छी तरीके से याद है एक नेशनल चैनल के ऊपर बैठ के जो भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता थे संदीप पात्रा, उन्होंने कहा कि गाय का 1 किलो गोबर कोहिनूर हीरे से ज़्यादा कीमती है। ये सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन है, उस पर क्या कहेंगे आप? चलिए गोबर से शुरू करते हैं। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि उसकी बात कीजिए। आप चैनल पे आपका खूब चलेगा। आजकल चैनल वाले यही सब दिखा भी रहे हैं, खूब टीआरपी बटोर रहे हैं। तो आप भी टीआरपी बटोरिए, बात कीजिए। यानी आप ये मानते हैं कि देश के अंदर जो आज ये नफरत का माहौल है, इसको फैलाने में सबसे ज़्यादा चैनल वालों का हाथ है? बिल्कुल साहब, वो एक तरह से उसमें कैटलिस्ट का काम कर रहे हैं। जो नैरेटिव चाहती है सरकार वो बनाती है, वो चलाती है, मुद्दों पे बात ही नहीं होती है। इसीलिए किया जा रहा है ये सब। जिस तरीके का अभी जो मुद्दा बनाया जा रहा है लाउड स्पीकर का, और एक धर्म विशेष के लोगों को टारगेट किया जा रहा है। अजान से प्रॉब्लम है 1 मिनट की, और रात भर आप बजाएं तो किसी को कोई प्रॉब्लम, डीजे बजाए तो वो चलेगा। चुनावी रैलियों में डीजे बजते हैं, बारात सड़कों पे निकलती है, उस पर डीजे ऐसा बजता है कि अगर हार्ट का पेशेंट वहाँ से गुजर जाए तो अटैक हो जाए उस पर किसी को कोई आपत्ति नहीं है। 1 मिनट की अजान से सबको प्रॉब्लम है। तो जो नैरेटिव बनाया जा रहा है वो सूट करता है एक खास पार्टी को, तो वो लोग बनाते हैं। उसमें सबसे बड़ा रोल प्ले करता है तो मीडिया प्ले करता है, जो उस नैरेटिव को अमली जामा पहनाता है, माहौल बनाता है, प्रोपेगेंडा चलाता है। तो वही तमाशा हो रहा है देश के अंदर। तमाशा देख रहे हैं हम लोग, बर्बादी की तरफ बढ़ रहा है देश। कोई बोलने वाला नहीं है, जो बोलेगा उस पर मुकदमा किया जाएगा, केस किया जाएगा, NSA लगाया जाएगा, UAPA लगाया जाएगा। अच्छा, एक चीज़ और भी ये बताइए मुझे, मैं आपसे एक चीज़ ये पूछना चाहता हूँ। जिस तरीके से आज अगर हम देखेंगे राजस्थान के अंदर ईद के दिन नमाज के टाइम पे ही पथराव हुआ, लाठीचार्ज हुई, वहाँ के लोगों के घरों पे बुलडोजर तक चलाए गए। जो लोग नहीं थे, जो लोग शहादत दे रहे, उसमें कुछ हिंदू भाई बहन भी ऐसे हैं जो वो कह रहे हैं कि नहीं, मस्जिदों के बाहर रामनवमी के जुलूस में भड़काऊ भाषण दिए गए, मस्जिदों के पास रोककर अब्द शब्द कहा गया, एक समुदाय को भड़काने की कोशिश की गई। लेकिन बुलडोजर एक ही समुदाय पे चलता है, तो क्या कोर्ट के नियमों का इंतजार नहीं किया जाएगा? किया ही नहीं किया। उस दिन जो दिल्ली में जहांगीरपुरी में जब बुलडोजर चल रहा था, तकरीबन 11 बजे सुप्रीम कोर्ट से स्टे आ गया था उस पर रुकने के लिए, और 2 बजे तक वहाँ पे चलता रहा डिमोलिशन। और जैसे ही मस्जिद का बारजा गिरा दिया, आगे का जो हिस्सा था वो गिरा दिया, उसके बाद काम रोक दिया। और नोटिस जहाँ तक मेरी मालूमात है कि वो उससे पहले सर्व आ चुका था वहाँ से ऑर्डर सुप्रीम कोर्ट से स्टे का। तो ये माहौल बनाया जा रहा है, इस खास तबके के लोगों को टारगेट किया जा रहा है कि मतलब मार भी मुसलमान खाएगा, मुकदमा भी मुसलमानों पे होगा, और जेल भी मुसलमान जाएगा। यानी एक समुदाय को टारगेट करके, और जो देश के जो मुद्दे हैं
जो शिक्षा है, मेडिकल है, उससे बेरोजगारी भड़काया है। जा रहा है। और जिन लोगों ने वोट लिया मुसलमानों का, वो खामोश तमाशाहीन बने हुए हैं एकदम। अभी उत्तर प्रदेश के असेंबली के चुनाव में 90% मुसलमानों ने एक तरफा एक पार्टी को वोट किया, खास पार्टी को वोट किया। आपने बहुत अच्छी बात जिनके कही। 100 MLA जीते, 35 मुस्लिम विधायक बने, सब गूंगे बन के बैठे रहे। अच्छा, एक बात बताइए आप, तो ऐसे ये मुसलमानों की हमदर्द पार्टी, जो आपने नाम नहीं लेना चाहते, मैं आपको बता देता हूँ, समाजवादी को किया वोट। तो जैसे अब कहते हैं मुसलमानों कि के हमदर्द हैं। वो कहते हैं अपने आप को, ये उनका कहना है कि मुसलमानों के मुद्दे हम उठाते हैं। तो जैसे आजमगढ़ के अंदर वो कहते हैं कि हमने इतिहास रचा, 10 की 10 सीटें जीत के लिए। तो क्या आजमगढ़ का कुछ विकास हुआ? अभी भी तो रास्ते वही खड्डे वाले हैं, लोग परेशान हाल हैं। तो अगर आपने इतिहास रचा है तो जनता की बुनियाद पे इतिहास रचा है, तो जनता की समस्याओं के ऊपर आवाज उठाएंगे कि नहीं उठाएंगे? इतनी सारी चीजें हो गई, सब एकदम मौन धारण करके बैठे क्यों? एडी से डर लगता है या किसी और चीज से डर लगता है? ये सवाल आपको उन्हीं लोगों से पूछना चाहिए जो लोग MLA बने हैं यहाँ पे, और जनता को सोचना चाहिए इस पे। नहीं, आपसे सवाल इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि आप नेशनल टीवी के अंदर भी बैठ के इन मुद्दों को आप उठाते रहते हैं। तो सवाल तो बिल्कुल, आपसे हम लोग बनता चुनाव है। भी लड़े, दीदारगंज से इसी मुद्दे पे चुनाव लड़े, सड़क, शिक्षा, रोजगार, बेरोजगारी पे चुनाव लड़े। कहीं कोई कम्युनल एंगल नहीं आने दिया, हर समाज के लोगों का प्यार मिला, मोहब्बत मिला। मगर जो लहर चली सरकार बदलने की, वो रातों रात पलट गए लोग। और ये आपको उनसे पूछना चाहिए कि वो जनता के लिए काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। विधायक जी हैं दीदारगंज के, अभी बरौना के पास एक गांव है, रमजान से एक हफ्ता पहले की बात है, ये रमजान की बात है, रमजान की बात हाँ। है, वो घर पे हमला हुआ था उसके। वो रात में एक खास तबके के लोगों को, मुसलमानों को टारगेट किया गया, मारा भी गया, उनको हाथ पैर तोड़े गए, मुकदमे 307 के लगा के 10 लोगों को तकरीबन जेल भेज दिया गया। और विधायक जी के घर से मुश्किल से 1 किलोमीटर का मामला है। वोट तो सबको चाहिए मुसलमानों का, तो मुसलमानों पे ज्यादती होगी, जुल्म होगा तो नजर नहीं आएंगे। सिटिंग MLA थे, मुकदमा नहीं दर्ज करा पाए क्रॉस लोगों के फेवर में, मतलब मारे भी गए मुसलमान, मुकदमा भी उन पे हुआ, जेल भी मुसलमान चला गया। तो ये पब्लिक को सोचना चाहिए, आवाम को सोचना चाहिए, जिन लोगों को वोट देकर के विधानसभा भेजा है मीडिया पे। तो गरीब कमजोर लोग थे जिनको मारा गया, पीटा गया, तरावी पर के लौट रहे थे, औरतों के साथ बदतमीजी की गई, रात के अंधेरे में घुस करके दरवाजे तोड़े गए, बच्चों को मारा गया, माँ बहन की गालियां दी गई। ये कौन सा कानून है साहब? 6 बजे के बाद आप किसी पे छापा नहीं मार सकते, और घर में लेडीज पुलिस के अलावा जेंट्स जा नहीं सकते। क्या किया विधायक जी ने? जाके थोड़ा से पूछिए। अच्छा, एक चीज और बताइए कि आजकल सोशल मीडिया पे एक चीज और भी बहुत चल रही है कि जैसे अभी आजम खान से मिलने सपा के कुछ नेता गण गए थे, आजम खान ने उनको लौटा दिया। वहीं पर जब अखिलेश से मीडिया ने ये सवाल किया कि अखिलेश यादव जी आजम खान ने मिलने से मना किया, एक तरफ तो उनके नेता बोलते हैं कि हमें राष्ट्रीय अध्यक्ष ने भेजा, दूसरी तरफ राष्ट्रीय अध्यक्ष कहते हैं कि मुझे मालूम नहीं। ऐसा क्यों? कुछ बचा नहीं है अखिलेश यादव के पास, जो था इस चुनाव में हो गया, और सिर्फ मुसलमान ही बचा था उनके साथ, बाकी यादव लैंड उनका पूरा भाजपा में हो गया। आप देखिए मैनपुरी, इटावा, फिरोजाबाद, जो गढ़ था जहाँ मुलायम परिवार पला बढ़ा पैदा हुआ, उस सरजमीन पे भाजपा क्लीन स्वीप कर गई। 40 साल के रिकॉर्ड को तोड़ दिया इनके सारे। एक सीट बची हुई थी सदर वाली इटावा की, वो भी जीत गई भाजपा। तो कुछ बचा नहीं समाजवादी में, सिर्फ मुसलमान बचे थे। मुसलमान समझदार हो गया, देख लिया इसको करके भी। तो जब चिराग बुझता है तो थोड़ा सा फड़फड़ाता है, तो लोग फड़फड़ा रहे हैं, और वो अपनी हरकत की वजह से हो रहे हैं। अखिलेश यादव साहब को इतना घमंड हो गया था कि उन्होंने सबसे गठबंधन किया, 1%, 2%, 3% वालों से, मगर 20 से 25% की आबादी वाले किसी एक मुस्लिम दल को स्पेस नहीं दिया। ना ही गठबंधन किया, ना ही कभी उनके मुद्दों को उठाया, और ना उनको टिकट दिया। उनके लोगों को टिकट भी काटा लाइन से पूरे प्रदेश में। तो अब उनको भी समझ में आ रहा है धीरे धीरे। अब ये जान ले कि जिसको भी आगे कुछ हासिल करना है, तो जो मुसलमानों को हिस्सेदारी देगा। अब जो हमारी नई जनरेशन आ रही है, जो नौजवान हमारे तैयार हो रहे हैं, अब इनको ये बात समझ में आ रही है। अच्छा, ये भी सुनने में आ रहा है कि जिस तरीके से देश के अंदर ये जो हिंसा का एक माहौल सा पैदा किया जा रहा है, उसके पीछे एक रणनीति ये भी तैयार की जा रही है केंद्र सरकार की कि एक देश, एक संविधान, एक कानून, यानी जो भी शरई कानून है, XYZ जो भी है, उन सारी चीजों को खत्म करके सिर्फ एक लॉ लाया जाए। कैसे कर लेंगे? संविधान के खिलाफ हो जाएगा। जो कॉन्स्टिट्यूशन है हमारा, राइट टू फ्रीडम है, राइट टू इक्वालिटी है, राइट टू रिलीजन है,
हर धर्म के लोग यहाँ रह सकते हैं। या तो ख़त्म कर दे संविधान को, वैसे संविधान बचा ही कहाँ है, कागज़ी उस पर बचा हुआ है सिर्फ। जिस तरीके से आज दिन धज्जियाँ उड़ाई जा रही हैं, संविधान की कसम तो सब लेते हैं लेकिन उसका पालन कोई नहीं कर रहा है। देश बहुत बुरे वक्त से गुजर रहा है, अगर लोग नहीं समझेंगे तो बहुत बुरे हाल हो जाएंगे। और मुसलमानों को देखिए कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। ना पहले किसी ने मुसलमानों को बहुत कुछ दिया था, ना इन्होंने बहुत कुछ छीन लिया है हमसे। एक माहौल बनाया जा रहा है हमारे खिलाफ, और उस माहौल से डरने और घबराने की ज़रूरत नहीं है। मजबूत लोग हैं हम लोग, मरने मारने का फैसला ऊपर वाले के हाथ में होता है। और जो लोग इस तरह की बातें कर रहे हैं, आप सोचिए कि 800 साल तकरीबन मुसलमानों ने हुकूमत की इस मुल्क पे। जो अखंड भारत की बात आज ये लोग बड़ी बड़ी कर रहे हैं, वो मुसलमानों ने करके दिखाया है। अखंड भारत हमने बनाया, हिंदुस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान, पूरा नक्शा उठा करके देखिए उस दौर का। ये सिर्फ सलाहियत थी हमारी मुसलमानों की जो किया। यहाँ तक कि कह रहे पाकिस्तान को शिकस्त देने में भी मुसलमान का ही बहुत बड़ा हाथ रहा, उस्मान ब्रिगेडियर का। ब्रिगेडियर उस्मान साहब ने अगर नहीं किया होता तो पता नहीं क्या होता उस दौर में। जो लोग इस तरह की बातें करते हैं वो अपने गिरबान में झांक करके देखें। और जहाँ तक आप सोचिए कि 800 साल मुसलमानों ने हुकूमत की, उसके बाद अंग्रेज़ों ने की, कभी हिंदू खतरे में नहीं था। जब से ये हृदय हिंदू सम्राट लोग सरकार में आए तो हिंदू खतरे में हो गया। तो जो लोग इस तरह की बातें करते हैं वो फिजूल है। लोगों को समझने की ज़रूरत है कि जिन लोगों ने 800 साल हुकूमत की, अगर चाहते तो हिंदुस्तान में एक मंदिर नहीं बचता, नामो निशान मिटा देते इनका। मगर हम लोग ऐसा नहीं। सबसे ज़्यादा मंदिरों का निर्माण भी मुगलों ने किया। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। तो पब्लिक को समझना चाहिए, जनता को समझना चाहिए, नौजवानों को मौका देना चाहिए। और मुझे उम्मीद है कि जो नई जनरेशन तैयार हो रही है वो नौजवानों को आगे बढ़ाएगी, उनका साथ देगी। चुनाव हम लोग हारे हैं, हिम्मत और हौसला नहीं हारे हैं। अच्छा, एक आखिरी सवाल है कि आप नौजवान भी हैं, पढ़े लिखे भी हैं, युवा भी हैं, हर चीज़ है, तो जिस तरीके का ये माहौल चल रहा है, तो आप देश की जनता को मीडिया के जरिए कुछ संदेश देना चाहेंगे? जो बातें मैंने आपके सामने की है वो जिस तरीके से अफवाहों का माहौल जो चल रहा है, वही बातें मैंने की है। मैं आपके चैनल से वही कह रहा हूँ कि इनके प्रोपेगेंडे में ना है। जो हमारे नौजवान हैं वो पढ़ने लिखने में इंटरेस्ट लें, और जो कौम के लोग पढ़ते लिखते हैं, एजुकेशन में आगे रहते हैं, तो उनको कोई दुनिया की ताकत रोक नहीं सकती आगे बढ़ने से। और जो धर्म का एक नशा फैलाया जा रहा है, जो धार्मिक उन्माद फैलाया जा रहा है, उससे बचने की ज़रूरत है। वरना देश टूट जाएगा, बहुत बर्बाद हो जाएगा, फिर वो संभलेगा नहीं। तो अभी भी वक्त है कि हम लोग सोचें समझें कौन सही लोग हैं जिनको सियासत में आगे बढ़ाने की ज़रूरत है, मजबूत करने की ज़रूरत है। तो ऐसे लोगों का साथ देने की ज़रूरत है। और चुनाव में आज आते जाते रहते हैं, ये हादसात ना समझे कि अभी पस्त हूँ मैं, और शिकस्ता हो के भी नाकाबिल शिकस्त हूँ। तो चुनाव हारे हैं और अगली बार और मजबूती से लड़ेंगे, और मुझे उम्मीद है इंशाअल्लाह दीदारगंज से नई शुरुआत करेंगे हम लोग इंशाअल्लाह। शुक्रिया आपका। तो जैसा भी आपने देखा, हमारे साथ में नौजवान लीडर, युवा लीडर, पहले पढ़े लिखे समझदार व्यक्ति हुज़ैफा आमिर रसादी साहब बैठे थे, और इन्होंने बहुत ही अच्छी बात कही है कि वक्त और हालात का तकाजा ये है कि हम अफवाहों पे ध्यान ना दें, शिक्षा, मेडिकल, कारोबार के ऊपर ध्यान दें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।